सिद्ध होता है कि अमेरिका में कोलंबस तो 15वीं शताब्दी में गए, हमारे पूर्वज हमारे वहाँ 8वीं शताब्दी से जाते हैं और हमारे इसलिए वहाँ सांस्कृतिक संबंध है और व्यापारिक संबंध। नीति नई बनी है अपनी, जो 2020 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसमें जो पुरानी 1947 से शिक्षा नीति आई थी उससे क्या डिफरेंस आया? हमारी मान्यता है कि भारत 100% साक्षर देश था और इसलिए भारत विश्व गुरु है। अशिक्षित को कोई गुरु नहीं माने। यदि भारत अशिक्षित होता, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो 2400 साल पहले का निर्म बना हुआ है स्तंभ, और उसमें आज तक जंग नहीं लगा। आज नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो है गेस्ट ऑफ ऑनर इंदर सिंह परमार जी, जो मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, और उनसे हमने डिस्कस करा है न्यू शिक्षा नीति वर्सेस ओल्ड शिक्षा नीति के बारे में, और साथ में डिस्कस करा है कैसे भारत विश्व गुरु कहलाता था पुराने समय में, और साथ में हमने डिस्कस करा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज और अनेक संतों ने अपना मार्गदर्शन दिया उसके बारे में हमने डिस्कस करा, और माननीय मंत्री महोदय के पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करा है, जो उनकी एक इंस्पिरेशन जर्नी है राजनीति में आने की, उसके बारे में हमने डिस्कस करा है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। अर्चित जैन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है सर। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। जैसा कि आपका मैंने अभी वक्तव्य सुना था जिसमें आपने धर्मपाल जी की बुक्स के बारे में बात करा है, हमारे पुराने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करा, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धर्मपाल जी हमारे बड़े विचारक, चिंतक, लेखक हुए हैं। उन्होंने भारत के लिए जो कुछ ज्ञान देने का काम किया, लिखा है, वो अद्भुत है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने अंग्रेजों की जो भ्रांतियां थी उनको सबको दूर करने का काम अपने लेखन से किया है। सर, जो आपने कोलंबस के बारे में बात की थी उसके बारे में आप फिर से बताएंगे कोई? देखिए, कोलंबस अमेरिका में 1412 और वास्को डी गामा भारत में 1400। कोलंबस अमेरिका आए तो वहाँ भारत जैसे लोग पूछे और कभी पूछा सूर्य के पास बड़ा, तो उन्होंने उनको रेटिंग दिया। ये सब लोग भी इंडेक्स करके लिखते हैं। और उसके बाद में अमेरिका में जो कुछ हुआ है, बहुत क्रांति हुई है, सारी चीजें हुई। लेकिन मेरा ये कहना है कि अमेरिका में हमारे पूर्वज भी, भारत के लोग भी 8वीं शताब्दी में वहाँ रहे हैं, जिसके प्रमाण में गए, और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया। वो माया संस्कृति की, जिसको मैं समझता हूँ कि हम प्रकृति और सूर्य की उपासना से दे सकते हैं। हो सकता है सूर्य मंदिर हो, माया के और मंदिर हो, मंदिरों के जो शिला पट्टिका है प्रमाण के तौर पे वहाँ के बेरी पेन नाम के जो संग्रहालय कहते हैं, उनमें जो पट्टिका एकत्रित हमारे प्रभावित करने को, उससे सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज 8वीं शताब्दी में अमेरिका में गया। और उस भारत के जो महानाविक था रसूल नाम का, उसका नाम का उल्लेख भी पट्टिका। तो ये सिद्ध होता है कि अमेरिका में कोलंबस तो 15वीं शताब्दी में गए, हमारे पूर्वज हमारे वहाँ 8वीं शताब्दी से जाते हैं, और हमारे इसलिए वहाँ सांस्कृतिक संबंध है और व्यापारिक संबंध। आपने एक बात कही थी कि अपने पास आजादी के पहले कितने स्कूल्स थे जो धर्मपाल जी द्वारा सर्वे किया गया था? धर्मपाल जी ने सर्वे तो अंग्रेजों ने कराया था। 1813 में उन्होंने एक निर्णय किया कि भारत को स्थायी रूप से यदि राज्य करना है, इस देश को गुलाम बना के रखना है, तो क्या करना चाहिए। तो उनको ध्यान में आया कि उन्होंने सबसे पहले संस्कृति और शिक्षा पर जोर। उन्होंने लगातार 22 साल तक पूरे देश का उनके तंत्र के द्वारा सर्वे कराया, और 1835 में जो हमारे गुरुकुल है, जो उन्होंने संख्या में उन्होंने 7 लाख से ऊपर माने थे, उन्होंने साक्षरता था अलग अलग राज्यों के हिसाब से 80 से लेके 92% मानी थी। वो धर्मपाल जी ने उनके संग्रह, उनके लाइब्रेरियों से, इंग्लैंड की लाइब्रेरी से, भारत में जो उपलब्ध हो सकते हैं उनसे गजेट नोटिफिकेशन से
उनसे सबसे आंकड़ा निकाला। उसके आधार पर कहा कि भाई भारत के पास 7 लाख गुरुकुल आज से 250 साल पहले थे। यानी अंग्रेज जब आए तो 250 साल से ज्यादा 250 साल हो चुके हैं। तो 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल हम रखते थे देश में। और शिक्षा की जो साक्षरता दर थी, अंग्रेज गए जब 10-12% पर छोड़ के गए, जबकि हम थे 80 से 90-92% था। इसका मतलब भारत का समाज शिक्षित समाज था। इसका मतलब अंग्रेजों ने जो हमारे पूर्वजों को अशिक्षित था, हमारे पूर्वज अशिक्षित नहीं थे। हमारी मान्यता है कि भारत 100% साक्षर देश था और इसलिए भारत विश्व गुरु थे। अशिक्षित को कोई गुरु नहीं माने। यदि भारत अशिक्षित होता, जो आंकड़ा अंग्रेज छोड़कर गए उस प्रकार का उस स्तर का देश होता, तो दुनिया के कोई देश हमको विश्व गुरु नहीं मान सकते। इसका मतलब हम शिक्षित लोग थे, इसलिए विश्व गुरु हमको कहते थे। ज्ञान का केंद्र भारत होता था। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है, तो क्यों जलाया? इतना श्रेष्ठ ज्ञान एक था हमारे पास, उसको जलाने का काम किसी अताताई ने किया। तो एक प्रकार से ज्ञान को नष्ट करने का काम मुगलों ने किया, उसके बाद आक्रमणकारी ने किया। फिर अंग्रेजों ने उसको लिखी मत करके उस ज्ञान को पूरा समाप्त करने की कोशिश की। उसमें शिक्षा नीति एक हिस्सा की। सर, तो आप एक बात बताइए कि आपके अनुसार शिक्षा जो नीति नई बनी है अपनी, जो 2020 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसमें जो पुरानी 1947 से शिक्षा नीति आई थी, उससे क्या डिफरेंस आया? देखिए, हमारे लोगों को से जरा पूछो, छोटी छोटी उम्र में बच्चे किताबों का बोल, बसों का बोल इतना अपलाद करे। ये भारत के दर्शन की शिक्षा नहीं की। भारत में तो गुरुकुल सिस्टम था, कोई किताबों का बोझ नहीं होता था, सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को। अब देखिए कि सांदीपनि आश्रम जब भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा में 64 कलाओं में शिक्षा उपलब्ध है भगवान श्री कृष्ण। यानी भारत के पास टेक्निकल आधारित, हुनर आधारित की शिक्षा देने की व्यवस्था थी, सब प्रकार की कलाओं में शिक्षा देने का। तो इसलिए हमारी परंपरा में जो शिक्षा थी वो जिस प्रकार से अंग्रेजों की पद्धति थी, बस्ते रटाना, ये हमारा दर्शन नहीं था। इसलिए भारत की 2020 की शिक्षा नीति में हमारे यहाँ तय किया गया है कि बस्तों का बोझ कम करना, रटने वाले सिस्टम को समाप्त करना, सीखना, ज्ञान बढ़ाना को स्थायी रूप से दर्ज होना चाहिए बच्चों के दिमाग में। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में ये बदलाव किया। और इसी प्रकार से है कॉलेज, हमारे कॉलेज रोजगार देने के केंद्र बनना चाहिए, ना कि केवल डिग्री प्राप्त करने वाली फौज खड़ी कर दे। ये बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा नीति में हो रहा। भारत के इतिहास को और भारत के शौर्य को, भारतीय ज्ञान परंपरा को जो सब क्षेत्र में का, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप देखिए कुतुब मीनार सबने देखा है, आप भी जाना कभी नहीं गए। उसके बाद में स्तंभ लगा है, उस स्तंभ के ऊपर क्या बना है तो देखना, और उसके बाद ये देखना उस स्तंभ पर जंग लगा के, वो 2400 साल पहले का निर्माण बना हुआ है स्तंभ, और उस पर आज तक जंग नहीं लगा। आज यदि कोई लोहे पे जंग नहीं लगे, ऐसा लोहा कोई दुनिया तो कोई देश बनाते हो तो बता। इसलिए भारत के लोग श्रेष्ठ सब क्षेत्र में थे, उसको लोग अंग्रेजों ने गलत ढंग से पढ़ाया गया है। और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित जो बात करती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वही कहती है कि भारत की श्रेष्ठता और भारत की शिक्षा की श्रेष्ठता हमेशा सर्वोपरि रही है। हम उसको फिर से उसी स्थान पर ले जाए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने आचार्य विद्यासागर जी के जो विचार हैं वो नई शिक्षा नीति में इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमने सभी धर्माचार्यों से, नीति निर्धारकों ने, जिन्होंने शिक्षा नीति पर काम किया है, ऐसे महान लोगों में सबसे विमर्श, चाहे हमारे शंकराचार्य हो, चाहे विद्यासागर जी महाराज हो, या और भी रहीम सबसे, और उन्होंने जो श्रेष्ठ बातें बताई है, संस्कार की बातें बताई है, और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसा, उसके लिए कैसा शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण की बातें उन्होंने उसमें कही है। ऐसे बहुत सारे विषयों को उन्होंने बताया। उन सबको जो जो संभव था सबको हमने शिक्षा नीति में जोड़ा है। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि एमपी के आप हायर एजुकेशन टेक्निकल मिनिस्टर हैं, तो उसके हिसाब से आपने सबसे प्रायोरिटाइजेशन पे किस चीज को रखा? देखिए, मध्य प्रदेश में हमने टेक्निकल एजुकेशन के मन से पहली बार इंडस्ट्री के साथ में हम पूरे पाठ्यक्रम को तैयार कर। अभी तक हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो पाठ्यक्रम थे वो आज के अनुकूल नहीं थे,
इंडस्ट्री की क्या मांग है, और कैसे लोग तैयार करते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में हमने उन सब चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके मैं पाठ्यक्रम तैयार हम हर जिला लेवल पर एक अच्छा महाविद्यालय बनाना जिसमें सब प्रकार की शिक्षा हो और एक आदर्श स्थापित करे, जिसको हमने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बोला है। सर, और आपने अभी कुछ अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि फिर से एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन पे थोड़ा और फोकस किया जाए, उसके लिए आपने 2 महीने का टाइम दिया। जल्दी कहाँ बोला है? नहीं सर, आपका न्यूज में छपा है ये बात। देखो इसका है यस, जो तय हुआ है उसका निरंतर समीक्षा, ओके, ठीक है ना। कार्य योजना बनती है, कितने समय में काम पूरा कर लेना, इतने समय में काम पूरा कर लेना, इसलिए उन पर काम पूरा करना और उस समय अवधि में पूरा करना, ये हमारी समीक्षा की है। बैठकों की समीक्षा होती है, निरंतर हम उस पर काम करते हैं। सर आपके लिए जो अभी राजनीतिक के सबसे अच्छे गुरु कौन, जिन्होंने आपको राजनीति का काला सामने से आया, ये अगर आप शेयर करना चाहे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कैजुअल क्वेश्चन है ये। नहीं है तो मेरे को व्यक्ति नहीं, सभी हमारे देश के लोग, हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण को, तो अटल जी, अडवाणी जी, और उसके पहले दीनदयाल जी का चरित्र पढ़ा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ा है। ये ही सब लोग जिन्होंने देश की दिशा को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम करने के लिए दिशा दी है, और हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं कि देश ताकतवर देश बने, दुनिया का सिरमौर बने, और एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हम संरक्षण कर सके। ये मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो दर्शन है वो यही दर्शन है, और वही हमारे लिए प्रेरणा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आपके क्या विचार? प्रधानमंत्री जी को दुनिया के लोगों के क्या विचार है, भाई वही मेरे विचार है। नहीं सर, एक ताकतवर नेता है, निर्णय करने की जिनकी क्षमता है, और दुनिया के मंच को अपने हिसाब से अपने साथ जोड़ने की उनमें अद्भुत क्षमता। मैं सर आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपको किस चीज ने इंस्पायर करा था कि मेरे को लोगों की लाइफ में चेंज लाना है? किसने आपको आज विधायक से कैबिनेट मिनिस्टर तक? देखिए, हम जब स्कूल तक तो सबके पिसा रहे वो शाखा ही थी जहाँ पर हमको संवेदनशील नागरिक बनाने का काम। बाद में हम छात्र जीवन में और बड़े हाल को विद्यार्थी को सबके संपर्क में आए, उनको दृष्टि मिली कि भाई हमको जीवन प्रेम पदक क्या, ये जीवन दृष्टि है वो देने का काम है, और इस से हमको प्राप्त हुआ है। और ये तो एक दुर्घटना जैसा है कि हम राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, ये कभी पहले कभी सोचा नहीं। लेकिन ये समाज की जो संवेदना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के प्रश्नों का इशू, समाज के प्रश्नों को समाधान जो ले जाना है, तो ये पहले राजनीति में नहीं आई, भी पहले सोचते थे, और मैं समझता हूँ शायद उसी कारण से हम तो राजनीति में आना पड़ा। सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के युवा बहुत पराक्रमी और एक बड़े बदलाव को लाने वाले लोग हैं, क्योंकि एक समय युवा के मन में भारत के प्रति अच्छा भाव नहीं होता था, इसलिए वो पलायन का दुनिया के किसी देश में जाता था, वहां से आता था तो भारत को गाली बोलता। लेकिन आज भारत के प्रति, हमारे देश के जो दुनिया में भारत के लोग, उनमें भी और भारत के लोगों ने भी अपने देश के लिए कुछ करना, और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि युवा अपने देश के लिए जो समर्पण के भाव से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो 2047 का भारत हमारे देश के आज के युवा ही उसका निर्माण करेंगे, और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, उसमें युवाओं की भूमिका है। मध्य प्रदेश के लिए आपका क्या विचार? मध्य प्रदेश भी देश का हिस्सा है, दुनिया के देश का सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है, उसमें मध्य प्रदेश की रिश्तेदारी है। मध्य प्रदेश भी बहुत प्रगति कर रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विकास के मामले में हो। हमने एक नया मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया।